बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में सईद काजी और गुलाम से नाजर है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, तारीख में क्या क्या देखना पड़ता है, और आज फिर एक हमने मंजर देखा और बहुत हमने देखा किस कदर गुस्से में थे आज बिलावल भुट्टो, और उन्होंने आज फिर जिक्र किया जेलें भर देंगे और नैब ख़त्म कर देंगे, न जाने क्या। और फिर ख़ास तौर पर मिसाक जमहूरियत की दोबारा बात हो रही है, जिसे कोई मजाक जमहूरियत के नाम से जानते हैं। मगर आज हम ये बात करेंगे आखिर ये मिसाक जमहूरियत क्या था। मिसाक जमहूरियत जो था वो तरमीम थी पीपल्स पार्टी के ओरिजिनल प्रोग्राम में। इस मिसाक जमहूरियत के जरिए कालदम कर दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को और उसकी असासी दस्तावेज को। मिसाक जमहूरियत बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी ने नजरियाती तौर पर गिव इन किया था, अपनी बुनियादों से इनराफ किया था, जिसकी वजह से वो आज लड़काने की पार्टी बनकर रह गई है। मगर आज सवाल क्या है, इतनी तकलीफ क्यों है? जेलें भर देंगे। अरे भाई, अवाम के भूखे मरने पे तो तुम हड़ताल नहीं निकाल। यहां पे डॉक्टर सड़कों पे होते हैं, नर्सें सड़कों पे होती हैं, क्लर्क सड़कों पे होते हैं, तो आप उस वक्त तो जेलें भरने की बात नहीं करते और पेट भरने की बात करते हैं, अपने खजाने भरने की बात करते हैं। अब हाथ डला है तो कहते हैं कि नहीं जनाब हम तो जेलें भर देंगे। इस पर हम बात करेंगे। और फिर कल क्या आपका नुक्ता नजर था एक दूसरे के बारे में? शर्म भी नहीं आती हमें कि कल हम अभी क्या कह रहे थे एतजाज हसन साहब आपके सामने कि ये पांव पे पड़े होते हैं, मौका मिलता है तो गर्दन पकड़ लेते हैं, फिर अगर कुछ हो जाए उल्टा तो पांव पड़ जाते हैं। तो इनके साथ मिलकर आप जेलें भरेंगे। और ये तमाम अब जो सारा बयानिया है बिलावल भुट्टो साहब ने जो चलाया है वो अब किसका है? मरियम नवाज साहिबा का। वो हर चंद के खामोश हैं और अलबत्ता पस मंजर में ज़्यादा एक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया के हवाले से। तो बुनियादी तौर पर ठीक कहते हैं लोग। और आज मेरा दोस्त जो है भट्टी साहब वो भी ठीक कह रहे थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब, कि ये बुनियादी तौर पर मिसाक जमहूरियत नहीं है और ये तहरीक जेल तोड़ तहरीक है और ये मजाक जमहूरियत है कि जेल से कैसे निकलें और जो जेल के तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं अपने, उससे कैसे बचा जाए। ये है चौधरी साहब। और वो कहते हैं कि जी ये केस पिंडी में क्यों होते हैं? भाई कराची में तो केस हो ही नहीं सकता। वहाँ तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते कहते चले गए यहाँ से कि आप रिकॉर्ड ही नहीं देते, तो वो क्या करें? जी तो ये सब आज ये सब कुछ जो हुआ है और जो लोग देख रहे हैं, ना करें, डायरेक्ट सवाल करें। मैं भी आपसे करता नहीं, हूं। पहले नहीं, मैं कर लूं। पहले तो मुझे आप बताएं। नहीं, आप कर लूं ना, हाँ बताएं, तो हुक्म करें। आप क्या आप मुझे ये बताएं कि आया ये चोरों डाकुओं के हमायती जेलों से अपने जो है नवाज शरीफ को जेल तोड़ के उनको रिहा कराने में कामयाब होंगे या बाकी जो मुकदमात में मुलव्वस है वो भी जेलों में जाएंगे? 23 मार्च को दिस इज दी क्वेश्चन। आप मुझे डायरेक्ट जवाब दें। साहब, पहली बात तो यह है कि इनके अपने हार्ड कोर वर्कर आ जाएं, कोई पैसा फेंक के आ जाएं। ओए, तुम्हारे जलसों में से तो लोग खाना पे टूट पड़ते हैं। तुमने जो हालत कर दी अवाम की, कुर्सियां उठा के भाग जाते हैं तुम्हारे जलसों में से। जो तुमने अवाम की हालत कर दी है वो तुम्हारे लिए तहरीकें चलाएंगे और बाहर निकलेंगे। और अब वो उनकी नजरें तुम्हारी तकरीरों पर नहीं होती, उन खाली पेटों की नजरें उन देगों पर लगी होती हैं जिन देगों के जरिए तुम लोगों को जलसों में बुलाते हो। और तुमने भूखा मार दिया लोगों को, और आज तुम्हें जमहूरियत याद आई, ह्यूमन राइट्स याद आ गए। तो कौन सी तहरीक चलाओगे? हम देख लेंगे जब आप तहरीक चलाएंगे। हाँ, और मैं यह भी बता दूं, ये लाहौर में जो पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ था, मैं उस बंदे को जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लेता, या कितना पैसा फेंक के बंदे इकट्ठे किए गए थे। हाँ, ये तहरीक होगी। पैसे जनाब बात सुने, ये मसला क्या है? आज बिलावल साहब की कई घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखाते रहे, हमें कोई किसी से जाती इख्तलाफ नहीं है। बात यह है कि 26 रेफरेंस जो है 700 अरब रुपया लूटा गया है, उसके 26 रेफरेंस बने हैं। अब उन लगा 17 मार्च तक या कोई 1 खरब कह रहा है, 1 ट्रिलियन का, कुछ ट्रिलियन की बात कर रहा है, 1 ट्रिलियन। तो वो जो है उसकी अब रिकवरी है और उसकी ये लूट मार की वजह से इन्होंने जेलों का रुख करना है, उससे ये बिलबला रहे हैं। ये जितना वो मतलब है डंडे की चोट का ज़्यादा होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज उतनी बड़ी चीज आपको चीज दिखाना चाहता हूं। ये कानून बने थे, ये पीपल्स पार्टी और आपकी लीडर और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ बनाए गए कानून, जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ बनाए गए कानून, ये वो तरामीम थी जो जुल्फकार अली भुट्टो और उसके सोशलिस्ट प्रोग्राम के खिलाफ जो सारी ये साजिश रची थी, जिसके मेन सुर्खेल पॉलिटिकल जो एरिना में नवाज शरीफ साहब थे। ये सारे कानून क्यों बने थे? आपने उन्हें ठीक नहीं किए, आपने तो कंप्रोमाइजेस कर लिए। सुनाए जी, सुनाए जरा, क्या सुनाए जरा। शरफ का बनाया अदारा, आई हैव टू एक बार फिर एम्फसाइज कि द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिस पे अगर आप फरिश्ता भी नैब चेयरमैन बना दे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम ही होगा, कुछ और नहीं। तो ये बनाते तो आप हैं। ये तो साहब आइन में क्या लिखा हुआ मुझे जरा बताएं ना, कौन बनाता है?
कौन अपॉइंट करता है? और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये इनको किसने किया है? भाई ये नवाज शरीफ ने बनाई थी। अब ये उसको तारीख को भी मस्क कर रहे हैं, हकायक ही मस्क कर रहे हैं। अगर आपने मैं और नवाज शरीफ भाई भाई बनना है, जरदारी नवाज शरीफ भाई भाई, ये तो बाद में हुआ ना, ये तो बाद में हुआ। वो जो था एहतसाब सैफुर रहमान, उसने क्या किया आपकी वादा अभी के वो साथ? क्यों नहीं आता पाकिस्तान? सुनाई जरा, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान आपको पता नहीं यहाँ क्या सुनाई जरा, वो क्या सिलसिला था? अरे अब मैं क्या कहूँ, एक ही फिक्रा कह देता हूँ कि जब पॉलिटिकल लीडर माल के महाज पे मारा जाए तो सियासी तौर पर भी मारा जाता है। आज ये देखें, ये आपके खिलाफ हो रहा था आज, और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ये केस आ रहे थे, उनका लेवल देखें जिनके साथ आप बैठे। ये दरबदर कौन फिर रहा था? कौन, किसकी बात? बिलावल है। आप दरबदर फिर रहे थे अपनी वालदा के साथ और घूम रहे थे। हम ये नहीं कहते, बाहर बेंचों पर बैठे हुए थे। अब ये तो लैंड क्रूजर और कितने करोड़ों की गाड़ियों में आती हैं शूं करके मरियम साहिबा। नहीं, ये थी जमहूरियत, ये मलक यूम अदालतें, ये सब कुछ हो रहा था, मगर ये हुआ क्यों? मेरा सवाल आपसे ना, पहले उनका ब्लूप्रिंट सुन लें। अच्छा, वो कहते हैं जी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट, सारी सियासी जमातें, उसके बाद तहरीक का ऐलान है 23 मार्च को हमने कोर्ट लखपत जेल को ब्लॉक कर देना, गिराव जेल भरेंगे हम। नहीं जेल नहीं भरेंगे, अच्छा, उसका गिराव करेंगे, पूरे मुल्क से काफिले आएंगे, पूरा मुल्क ब्लॉक हो जाएगा और सुनियाँ हो जाएंगी गलियाँ। नवाज शरीफ को हम जेल तोड़ के घर ले जाएंगे और मरियम साहबा जुलूस क्या मतलब बात, और उधर से बिलावल जुलूस लेके आएगा, उधर फजलुल मान लेके आएंगे। और जनाब अब प्रॉब्लम ये है, ये प्लान तो उनका आज इन फौज और अदलिया को भी नहीं बख्शा जज साहब। तो बिल्कुल, अब मैं जो आप तो मेरे पीछे पड़ जाते। मैंने कब आपको बात कहा कि ये सारा कुछ सुने वो क्या कह रहे थे, फिर आपका कमेंट लेता हूँ, सुनाए जरा जी। सुमोटो इस पे लिया जाता है और फिर उस JIT पे ISI को बैठाना एक गैर जमहूरी प्रेसिडेंट है। पूरे कौम ने देखा, पूरे कौम ने सुना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ISI का रहनुमा को तलब करता है और उसे पूछता है कि आपने किसके कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम JIT में शामिल किया। उसी हियरिंग में चीफ जस्टिस साहब ने अपना ऑर्डर सुनाया। उसने कहा था कि बिलावल भुट्टो बेगुनाह, बिलावल भुट्टो का नाम JIT से और ECL से एक्सपंज किया जाए। और फिर जब रिटन ऑर्डर आता है जो शायद किसी और ने लिखा होगा, उसमें ये सेंटेंसेस है ही नहीं। जी, ये फैसले ये भी कह रहे हैं कहीं और से आ रहे हैं। ये बात नवाज शरीफ साहब और वो भी यही कहते थे, जरा बताएं वो क्या कह रहे थे। बात ये है, दो बातें की, पहले तो मैं दो बातें कह दूं। कहते हैं हम मीडिया का गला घोंटा गया। एक चौधरी साहब बैठे हुए हैं जिनका गला घोंटा गया यहाँ पे, एक दूसरे मेरे बड़े मोहतरम है, मैं नाम उनका लूँ या ना लूँ, अब तो बड़े करीब हैं और वो CM पंजाब भी रहे हैं, केयर टेकर एक ज़माने में। उनके साथ जो हुआ वो भी मियाँ साहब हमें याद है, और इसके अलावा और मिसालें भी याद आ जाएंगी। सवाल चौधरी साहब मेरा आपसे ये है, अगर आज एस्टेब्लिशमेंट से ये लड़ाई होती कि जनाब इस मुल्क के अवाम के पास हकूक नहीं है, हम आपके साथ बैठ के लड़ते, हम आपके साथ बैठ के लड़े हैं। मगर आज क्या लड़ाई है? आज लड़ाई ये है कि ये अकाउंट्स का नाम ना लो, ये फलूदे वाले का अकाउंट कहां से, बजाय ये बताने के। बात की है काजी साहब, आपको पसंद आए या ना आए, मैं आपको एक बात कर दूं, ये फवाद चौधरी ठीक कहता है कि इनके बस का रोग नहीं है जेलें तोड़ना और जेलें भरना और मुकाबला करना, क्योंकि हाथ साफ नहीं है। ये इनके नुचड़ रहे हैं, ये लिबड़े ने हाथ, इन्होंने मुल्क का खजाना लुटिया है, गरीब दी आहां दा इन्होंने मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये असद उमर वजीर खजाना आज वो बयान देते हैं कि और महंगाई होगी। ये वजीर यानी कई वजीर जो है जिन पर इल्ज़ामात है और कई और लोग, ये तीन चीज़ों से अगर खान साहब ने जान ना छुड़वाई, नंबर एक बेशुमार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई महंगाई जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है, तूफान आ गया है। नंबर दो, निचली सतह पर लूट मार। नंबर तीन, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मिली भगत से लूट मार में शामिल अफसर और पुलिस वाले। अगर ये तीन काम नहीं करते खान साहब, तो खान साहब की ईमानदारी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, फिर ये ब्रीडिंग नर्सरी एक बन गई है गवर्नमेंट। मैं अगर आपकी बात को वाजे करूं, और बात वो ये है, आप ये कह रहे हैं कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने इनके साथ मिलके माल मुबैना तौर पे बनाए, उन पर अगर हाथ नहीं डाला जाता और वो सेफर जोन में बैठे हुए हैं तो फिर खान साहब। और दूसरी बात महंगाई की, मगर एक बात तो मुझे बताएं, मैं बिल्कुल इन तीनों चीजों का जवाब दें। मैं खान साहब के साथ हूं, अगर कोई मुझे कहे कि आप एक नारा लगा दें तो मैं इमरान खान जिंदाबाद
बात नहीं लगा मुझे एक बात का लेकिन जवाब, इन तीनों जवाब मुझे नहीं आगे दिलवाते तो मैं इन लोगों की तो मैं परवाह नहीं करता ना। ये क्या बिलावल साहब के नारे और बड़के या नवाज शरीफ के बेगम मेरा सवाल के जवाब देंगे या ब्रेक पे जा रहे हैं आप? दें जवाब। सवाल मेरा ये है कि नवाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो साहब का कोई महंगाई मसला है? ये महंगाई के लिए बाहर निकले हमारा मसला है, नहीं इनका नहीं है। ये क्यों निकले? मुझे असद उमर जवाब दे। बाहर निकले, निजाम में बाहर निकले, अपनी असासी दस्तावेज पे बाहर निकले, हम साथ लड़ेंगे। और ये कौन सी अगर आपने यार मुझे ये लुटेरों को बचाने के लिए निकलना है साहब, ये कौन सी इकॉनमी है जिसमें आवाम की कमर टूट दी? उनके घर का दिया बुझ है, उनके चूल्हा बुझ है, उनके वक्त 2 वक्त रोटी ना खाएं बचे, उनके बच्चे स्कूल ना जाएं, उनका इलाज ना हो, और आप लूटमार करने वालों को रहते दें बढ़ेगी जिस पर ये ना बात ये है। और मैं नहीं ये कबूल करता। ये है आप असद उमर साहब, आप बैंक ऑफ बारोअर स्टील अवाम को रिलीफ दें, गुर्बत में पिसे हुए लोगों के साथ खड़े हों, खुदा की कसम पूरा मुल्क आपके साथ होगा। अगर आप ये बातें करनी है तो फिर आप बेहतर है कि नवाज शरीफ के साथ आप भी जेल बैठे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। ये क्या बात है? अगर सवाल और दुख इस बात का है कि लड़ाई इसी गुर्बत के खिलाफ अगर थी, और ये पीपल्स पार्टी पे ज्यादा दुख इसलिए है कि ये पीपल्स पार्टी ये तो आए पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए थे, और इनको काउंसलर नहीं बन नहीं सकते थे। ये तो जिनको वजीर आजम बनाया आपने, इनको तो पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए इनको तो ड्यूटियां लगी। हमने अभी डिस्कस करना है वक्फे के बाद कि ये कालम तंजीमों का बानी कौन है, और इनके चंदे पर कौन पाल रहा था, और ये किसके चंदे पर पाल, और ये किन का वोट बैंक था, और किन का वोट बैंक था, ये सारा भी डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, आपने जाते हुए ये कहा था, मैं नाज़रीन हम अब चाहेंगे कि आप देखें ये जितनी कालदम तंजीमें जो बनी थी, और ये पहले पता तो करें ना किसने बनाई थी कालदम तंजीमें, जाहिर है, और पहले बिलावल के सोले पर वो बताएं। सुनाएं जी क्या बिलावल साहब कह रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनआरओ, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, मगर कालदम तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है? 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोर्ट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है, मगर आप कालदम तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। कोई कालदम तंजीम को आप बियॉन्ड मीन्स पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। उनके एसेट्स कहां से आते हैं, उस पे जरा जेआईटी बिठाए। अब देखें ना, ये सारी जो इतनी तकलीफ नजर आ रही है हमें, उसकी वजह ये है कि हमें भी तो एनआरओ दे दो। अगर तुमने कालदम तंजीमों को दिया है तो यार हमें भी, अगर दिया है तुम्हारे आपकी राय में दिया है तो हमें भी दे दो। अब ये मुझे बताएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ होने वाले केसेस से पहले क्यों नहीं हुई थी? उस वक्त कालदम तंजीमें नहीं हुआ करती थी, यहां पे कोई धमाका नहीं होता था, बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को की शहादत में जो है वो उसकी तो आपने कभी उसकी तफ्तीश ही नहीं करवाई। मैंने खुद रहमान मलिक साहब से एक बात की थी, और मैं 1 on 1 कह देता हूं, और बैठे थे हम 3 लोग थे, समी इब्राहिम थे और एक चैनल के मालिक बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और बेनज़ीर के कातलों को ले गए उसकी कब्र तक, क्या नाम है उसकी, तो मैंने कहा हुजूर कहीं ये तो नहीं था कि आपका मैंडेट ही नहीं था बेनज़ीर भुट्टो के कातल बैठा हुआ है? खुर्शीद शाह किसके साथ बैठे हुए हैं? ये देखें, ये कालम नहीं है, ये बताएं। नहीं ये लुधियानवी साहब बैठे हैं, कोई साहिल लुधियानवी का चाचा तो नहीं है, लुधियाने हैं, और साथ इनके और ये क्या है, ये राना सनाउल्लाह के साथ इनके मेरे ख्याल में फतहमंदी के जुलूस में वो भी शामिल है। अब सवाल ये है कि बातें जो हैं ये सारी तो ठीक है, मगर ये भी देख लो, ये फरियाल तालपुर साहब किसके साथ है, वो भी देख लें। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई आपको तब याद आती है जब आपके ऊपर केसेस बनने लगते हैं, तब आपको गरीब आदमी के राइट्स याद आ जाते हैं, साफियों के राइट्स याद आ जाते हैं। ये देखें, हम तो इसी लड़ाई के लिए आपके साथ आए, लड़े तो सही। मैं कहता हूं उसामा बिन लादेन से पैसे इन्होंने नवाज शरीफ ने लिए नहीं लिए? आए ये बताएं जरा। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब बताएं। पहले मैं एक सवाल चौधरी साहब से कर लूं, फिर मैं सुनाता हूं हामिद मीर साहब वाली बात। मुझे ये बताएं चौधरी साहब, अगर आज ये केसेस खत्म हो जाएं तो ये बयानिया बदल जाएगा, यही रहेगा?
फिर आ जाएगा ताज़ा खबर आई है इमरान साडा भाई है। अच्छा सुनाए जी, सुनाए जी, सुनाए जी, सुनाए जी। अब नाज़रीन आपको इतना कुछ सुना दिया हमने। अब एक सवाल, अब मुझे ये बताएं कालेदम तंजीमें क्या थी, ये क्या थे और आज ये क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है, हम मानते हैं यहाँ पे एक्सेसिव नहीं, तो ये तो आपका सब्जेक्ट है, मेरा तो नहीं है वैसे। चौई साहब, ये ज़ियाउल्लाह का बेटा उसको कहते रहे कल तक, तो वो क्यों नहीं सुनाते हैं? आज ये क्या कर रहे हैं वो भी सुन लें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। अब सवाल ये है कि हम चौई साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट और लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, हम बिल्कुल जो एक्सेसेस हैं भले इस्टेब्लिशमेंट की हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये जो बुनियाद रखी गई हम इसकी मुखालफत करते हैं और आज भी करते हैं, और हम आज भी जो है कंडेम करते हैं मोहतरम बेनज़ीर शहीद भुट्टो को जो यहाँ पे असैसिनेट किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर किया गया। मगर अगर ये लड़ाई इस मुल्क के महकूम अवाम के लिए होती, इन पैसे हुए लोगों के लिए होती, जो आपके ये लाहौर में बैठ के डॉक्टर मुबशर हसन के घर में लिखा गया था, वो अपने माल बनाने शुरू कर दिए, अंदर अपने घर भरने शुरू कर दिए, और सिंध की बात करते हो और सिंध के ढांचे फिरते हैं वहाँ पे। मैंने चौई साहब एक इलेक्शन की कैंपेन के दौरान हमारे जुल्फ़िकार मेतू को भेजा वहाँ से कवर करने के लिए सिंध में, तो कहता है कि यहाँ के जो लोग हॉस्पिटल हैं लोकल, ऐसे लगता है किसी ने बम मार दिया इनको, यानी ऐसे वो खंडर बने हुए हैं जो होते हैं विलेज में, जो हेल्थ यूनिट्स बने हुए हैं, उनकी ये हालत कर दी। आप अवाम की खातिर लड़ते तो सही, नहीं अब आपके अकाउंटों की खातिर हम कैसे लड़ें? ये बताओ काजी साहब जी। एक तरफ तो ये आज बड़े बयान दे रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीमों को पकड़ें, उनके फंड्स रोकें, उनको पर जफियाँ न डालें। अब ये देखें, मदारस के खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बयान किसका है जी? ये वो क्या कह रहे हैं वो देख रहे हैं। आज भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफा तौर पर हमारे मदारस मसाजिद के लिए हुकूमत का कोई कानून काबिल कबूल नहीं। हम ऐसे कानून को जो जबर की बुनियाद पर होगा और हम पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जाएगा, उसको जूते के नोक पर रखेंगे जी। अब आपके ये तादी हैं और सुना मुबैना तौर पे 23 तारीख को ये भी अपने लोग लाएंगे हैं जी। तो फिर आपकी लड़ाई जाली है, माफी चाहता हूँ, ये 2 नंबर लड़ाई है, जाली लड़ाई में हम शामिल नहीं होंगे। हमने ना जिंदगी में मुनाफिकत की है, ना आज करेंगे ना कल करेंगे, अल्लाह रसूल के वास्ते जान हाजिर है। मैं ये पूछता हूँ कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो तो 200, 400, 2000, 10,000 बंदे मारते हैं। ये जिन्होंने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया पाकिस्तान में, गरीब और महकूम तबकात को सारा पैसा मुल्क से लूट के बाहर ले गए हैं, ये उनसे बड़े मुआशी दहशतगर्द है। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई नहीं क्यों नहीं करते? एक और वारदात। अब ये करते क्या है? जाहिर है पाकिस्तान आज लड़ रहा है और इस टेररिज्म को और इन कालादम तंजीमों को खत्म कर रहा है। जो ही इनके माल पे हाथ पड़ता है तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत की जो कमजोर रग है उस पर हम हाथ रख देंगे। यही काम किया नवाज शरीफ साहब ने, यही कर रहे हैं कि जो बयानिया है इस वक्त इजरायली लाबी का या इंडियन लाबी का या मोदी का, उसको भी फिर हम इनडायरेक्टली सपोर्ट करें और अंदर बैठ के लड़ाई लड़ो, अंदर बैठ के लड़ाई लड़ो। मगर जिनका माल बाहर हो उन्होंने अंदर क्या लड़ाई सब सुना भी करें ना। अभी हम ये भी बताएंगे कि आजकल परवेज रशीद को बड़ा मरोड़ उठ रहा है फौज पर हमले करने का, और ये दहशतगर्दी की आड़ में ये अचीव क्या करना चाहते हैं। फौज पर हमले कौन करा रहा है, जजों पर हमले कौन कर रहा है, और यहाँ पाकिस्तान में एहतसाब के सिस्टम को मुतनाज़ा बना के लूट मार को रवाज कौन जारी रखने के कौन मंसूबे और साजिशें कर है, ये हमने डिस्कस करने आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। अच्छा नाज़रीन, अभी हम आंसर रहे थे चौई साहब जो है ना, बहुत बाद औक़ात मजाक माशाल्लाह बड़ी इनके से ज़राफ़त फड़कती रहती है। अब ये कहते ये हैं कि ये माल बचाओ मुहिम है, इस माल बचाओ मुहिम को हम सियासी तहरीक कैसे बना लें। और परवेज रशीद साहब, अच्छा परवेज रशीद साहब का भी सुना दें माशाल्लाह, लेफ्ट के बड़े यार अल्लाह का वास्ता लेफ्ट पर ये जुल्म ना करे, पहले बड़े मुजालिम हो चुके हैं लेफ्ट पे, बड़ी मार खा ली है लेफ्ट ने। ये इल्ज़ाम ना लगाए लेफ्ट पे। हाँ जी हाँ जी
सुनाए। तो ये बात जो साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, थोड़ा सा बड़ी मजेदार बात की और मैं कहता हूँ कमाल की बात है। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे हैं जनाब हुमायूं अख्तर साहब, और ज़ाहिर है वो जो ISI के हेड थे और सब कुछ है। मगर मेरा सवाल ये है जनाब किबला परवेज़ रशीद साहब कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे यहाँ पे इसके साथ? मुझे बताएं ना, ये तंजीमें जब बन रही थी, मुझे ये बताएं उस वक्त कौन था आपका पॉलिटिकल, और ये आपके जो नेल्सन मंडेला और आपके जो ची गवेरा हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये उस वक्त कहाँ थे? इनका पॉलिटिकल रोल क्या था? और एक और बात, अगर इनका पॉलिटिकल रोल ना होता तो ये जितनी पॉलिटिकल अशराफिया आज खड़ी है, जो ज़ियाउल हक के जो फौजी बूटों पर बैठ के आई थी, उसमें आप भी माफी चाहता हूं शामिल थे। आप लीडर होते, आप सारे सेनेट में बैठे होते। आप ये नई अशराफिया जो यहां उसने कायम की थी, कुचल के वर्किंग क्लास की मूवमेंट को, जो चौधरी साहब ने अपनी आंखों से देखी थी 68-69 की, उसको ये जो आप अशराफिया बनी थी, ये जादी तंजीमें ना होती तो आप यहाँ होते। वही तो सारा ड्रामा सी, वो किसने कहा था क्या कि वो सारा मेले ही इसलिए लगाया गया था। जी चौधरी साहब आप प्लीज, आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू। नहीं ये मैं कहते ये अब क्या राग लाप रहा है। पहले उनको दूध पिलाते रहे हैं, उनके वोट लेते रहे हैं, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते रहे हैं। उसामा बिन लादेन से मुबैना तौर पे लोग कहते हैं पैसे लेते पैसे लिए, हमने तो नहीं लिया ना, इन्होंने लिया। और फिर उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले करके पैसे खाते रहे। कोई एक तरफ एक नवाज शरीफ साहब को आपने आज क्रेडिट जरूर देना है, मेरी खातर दे दें। क्या क्रेडिट यार, क्या आपने हशर किया पीपल्स पार्टी का, कैसे घसीट के नजरिए की विकेट से हटा के उसे माल की विकेट पे ला के उसका बुरकस निकाल के रख दिया। और आज जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे को, बेनजीर भुट्टो के बेटे को आपकी तारीफ करनी पड़ गई। अस्सलाम साहब इधर भी देखा करें ना, क्या बात है। वो बिलावल साहब ने आज कहा कि दुनिया के बेहतरीन अस्पताल सिंध में है। अच्छा जी, हो सकता है कराची का कोई हो। वैसे मियां साहब उनकी बातों में आके वहां इलाज कराने ना चले जाइएगा। अच्छा सुनाए ना। हाँ जी, आज बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी। सुनाए जी, क्या है सुनाए। चैलेंज करता हूं 2018 में NICVD दुनिया के सबसे बड़ा दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहां आपको मुफ्त इलाज मिलता है। पहली बात तो ये कि ये अस्पताल बना है चौधरी साहब, और वहाँ पे लोगों को मुफ्त इलाज भी हुआ है, मगर ये बहुत कम है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। और जो लिखा हुआ था, आज मैं सुना दूं आपकी मंशूर में क्या लिखा हुआ था। भाई बंगलौर इंडिया में है, यहाँ नहीं है। नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है या नहीं? तो झूठ ना बोले फिर। अस्पताल तो बनाया नहीं, मना करे, झूठ ना बोले। अस्पताल तो इस उम्र नौजवानी में झूठ साहब, ये मैंने पढ़ा है कि अस्पताल बना है, छोटा या बड़ा है, एक बना है, मगर बहुत कम है। और मैं आपको मंशूर का हिस्सा सुना देता हूं, और उसमें क्या लिखा था आपके नाना ने, लिखा था कि इस वक्त इस मुल्क में कुछ भी इस्लाह नहीं हो सकती जब तक तबकाती समाज को खत्म न किया जाए। आपने उसको आगे स्ट्रेंथन किया, ये बेहतरीन इलाज आप मतलब ये इलाज है, ये इलाज कर रहे हैं ये। तो अब ये है, और 20 साल से वहां मुसलसल इनकी हुकूमत है, तकरीबन तीसरा चौथा दौर जा रहा है इनका मेरे ख्याल में। आई डोंट नो कितना, बहरहाल इनकी हुकूमत चल रही है वहाँ पे, और ठीक है, ये वोट लेके आते हैं, चलाएं। हम तो नहीं, वोट भी पता नहीं किस तरह चले आ जाते हैं। मगर सवाल ये है कि बुनियादी बात हम ये कहते हैं कि आज की लड़ाई अगर आपके पैसों और असासों की ना होती तो हम आपके साथ, हम तंजीमों के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान की रियासत भी आज तंजीमों के खिलाफ खड़ी है, और जो है हर आदमी जो है वो करता है। मगर आपकी लड़ाई पहले आपको याद नहीं आई। ये JIT जो जिस दिन से FIA की JIT की आई है, उस दिन से जादी तंजीमें मसला बन गई है। काजी साहब, अगर आप मुआशी दहशत गर्दों के गले में रस्सा नहीं डालेंगे, ये मुल्क के गरीब जो है ये मौत और बेबसी का ईंधन बने रहेंगे बस। सर यही माशी दहशत गर्दी थी जिसके मुझे लगता है चौधरी साहब, आई डोंट नो मुझे इसका क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है, लेकिन अब मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल की थी जब से हम आप वो सुन लें। अब उनको मतलब है आपने क्लीन चिट देनी शुरू होगी पंजाब गवर्नमेंट, मुबारक हो। मैंने कहा ना, शहबाज शरीफ के जो चट्टे बट्टे थे जो उनके साथ जराइम में शामिल थे, उन सबको यहाँ लाया जा रहा है, और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से। तो ये भी आपने डिस्कस करना है, और भी एक दो मामला है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दी है, मुबारक हो शहबाज शरीफ को। क्लीन चिट ना कोई लूट मार हुई है लैपटॉप में। और पहले बक करते रहे 20,000 का जो 38,000 का देंगे रहे, वो हम कहते जी कुछ नहीं होया यार,
मुझे तो माफ़ी दे दे। मैं कहता पंजाब हुकूमत इमरान खान दिखाओ ये खबर चले वो देख ही रहे होंगे इस वक्त, क्या देख रहे होंगे? अगर मतलब उनकी मीडिया टीम देख रही होगी, उनकी मैं कहता हूँ, हाँ बताएं। इमरान ये तो है ही इसके लिए, ये लोग जो बैठे हुए हैं पंजाब में इस वक्त, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, एक एक का नाम दूंगा। और साहब ये सुना माल बनाने का काम फिर शुरू हो गया है। थोड़ी सी खबर मुझे आई है, ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम के हवाले से क्या अफवाहें उड़ी हुई हैं, आज तो नहीं आपको बता। नहीं सेक्रेटरी ने नहीं कुछ किया। नहीं सेक्रेटरी पेट्रोलियम की अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत सी बातें किसी बड़े बंदे ने मुझे कही। पेट्रोलियम का जो डीजी है, डीजी वो कहते हैं कोई पार्टी सौदा करी है 1 अरब रुपए में, अंदाजा लो। यानी जो जरदारी के वक्त में हो रहा था, नवाज शरीफ के हो रहा था, जो दूसरे के वक्त, यही अब शुरू हो गया। गरीब मजदूर की तनख्वाह, खान साहब को इन चीज़ों पर मैं कहता, खान साहब 10 साल हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अवाम दुश्मन और चोर चक्के लोगों से जान छुड़ा ले, माफ करना। अच्छा लेकिन और नवाज शरीफ के बंदों के हाथों में खेल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है जनाब, बिल 24 घंटे के अंदर मंजूर हो जाएगा। अरकान ने, पंजाब असम्बली ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, मगर हम रोजाना अस्पताल डॉक्टरों को डंडे मार रहे होते हैं, क्लर्कों को डंडे मार रहे होते हैं, क्योंकि वो इस मुल्क को चलाते हैं, इस मुल्क के असल लोग हैं, इस समाज को रन करते हैं जो लोग, उनको जलील ख्वार करके रख दिया। 12,000 14,000 तनख्वाह। मैं कल पूछ रहा था बच्चों से, ये जो गार्ड, आपके लिए भी खबर आ गई है, वो दुरानी साहब, मतलब ये देख ले, नैब की तलबी के बावजूद आगा सराज दुरानी की पूरी फैमिली अचानक अमेरिका रवाना। चले गए, लेकिन दुरानी साहब तो इधर ही है ना, दुरानी साहब तो इधर है, उनके फैमिली पर तो कोई इल्जाम नहीं था ना यार, क्या ख्याल है? ओ भाई वहाँ वो नोट कौन गिन रहा था? अच्छा पता नहीं, अब नोट अभी स्टेट हमें कोई रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई हमें उस हवाले से मिला नहीं है। मगर चौधरी साहब ये आखिरी सेगमेंट है, इसमें मैं अच्छा एक तो भाई पंजाब के नौजवान वजीर सनत इंडस्ट्रीज के जो है मियाँ असलम इकबाल, बहुत ही मेहनती, उनको बुलाएंगे। और ये जो कल हमने स्टोरी अखुवत के हवाले से दी थी, लेकिन अखुवत का भी हम नुक्ता नजर दोनों को बुला रहे हैं। हाँ, दोनों करीब अभी हम दोनों के बारे में हकायक इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन असलम इकबाल ने इस लूटमार को रोकने के लिए वजीर आज़म और वजीर आला को इतलात दी है। उन्होंने 12 अरब इनको कोई नहीं, हम दोनों को ये दोनों के, और दोनों को मेरी राब्ता भी हुआ है उनसे, और हम पूरा मौका देंगे उनको जो है अपने अपने नुक्ते। ये नंदीपुर वफाकी वजीर नैब के गवाह बन गए। मुझे अभी तक एक बात, मुबारक हो फवाद चौधरी हो, फवाद साहब वापस आ रहे हैं। चले जी चौधरी साहब चले, आई थिंक नहीं, हमने तो उनकी हमायत की थी, आपको पता है, रुक गए हैं, यानी गोया वजीर इत्तलात ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मगर इट लुक्स लाइक, हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये जो, और आप एक बात है, एक साबिक वजीर है राणा सनाउल्लाह, उसने मीडिया को गालियां दी हैं, बेनुक्त सुनाई हैं, ये उसको कोई राइट नहीं है। सुनाई जरा, और उसका पहले सुने, फिर मैं इसकी बात करता हूँ। हम प्रोग्राम पे जा रहे हैं, देखें यार क्या बात है, ये जो हमें गालियां देते हैं ना, उनका किरदार है कत्लो गारत। नहीं, एक बात, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूँ। आपने ठीक कहा, माँ बाप का पता चल जाता है आप जब ज़िंदगी में सहाफ़त या सियासत करते हैं। जब आप चोरों डकैतों के साथ बैठे होते हैं तो पता चल जाता है आपके माँ बाप में क्या था और क्या नहीं था। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और जाते जाते ज़रा दिखा भी दें जी ज़रा कुछ और भी, कि जो है वो मिनिस्टर फुल बॉडी वैक्स, जिनके मतलब रिहाम खान साहब ने काफ़ी कुछ लिखा है।